हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो बहुत गलत बात है। चैनल को कर लो सब्सक्राइब और क्लास को कर दो स्टार्ट। और हाँ, यूट्यूब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको ये पीडीएफ वहाँ पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब फर्स्ट वर्ड क्या है हमारा, टू ग्रैपल विद समथिंग। अब वैसे तो कोई सिंपल वर्ड ही है ये, ग्रैपल विद इसका फिक्स्ड प्रेपोजिशन हो जाता है और ग्रैपल वर्ब है। ग्रैपल का मतलब होता है किसी भी चीज से निपटना, उससे संघर्ष करना, उससे डील करना। सो स्ट्रगलिंग टू डील विद समथिंग डिफिकल्ट, तो कोई चीज़ मुश्किल है जिससे आप डील कर रहे हैं, आप उसे जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं उसके साथ में। अब सेंटेंस देखते हैं डायरेक्ट। गवर्नमेंट्स आर ग्रैपलिंग विद अनएम्प्लॉयमेंट, तो गवर्नमेंट किस चीज़ से जूझ रही है, किस चीज़ से स्ट्रगल कर रही है, किस चीज़ से फाइट कर रही है कि भाई वो अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। सो गवर्नमेंट्स आर, अब बोलोगे मैम गवर्नमेंट्स कैसे हो गया, देखो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती है ना, तो फॉर्म में यहाँ पे प्लूरल फॉर्म बोल दिया तो कम आपका डेफिनेटली गवर्नमेंट कलेक्टिव है, बट आपका प्लूरल भी तो हो सकते हैं, अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट होती हैं। तो ये ग्रैपल कर रही है, फाइट कर रही है किसकी चीज के साथ में, अनएम्प्लॉयमेंट के साथ में। ठीक है। स्टूडेंट्स ऑफन ग्रैपल विद स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम्स, तो स्टूडेंट्स किस चीज़ से संघर्ष करते हैं, किस चीज़ से लड़ाई लड़ते हैं वो एग्जाम्स के ड्यूरिंग में, स्ट्रेस से। तो स्ट्रेस से उनको फेस करना पड़ता है, उसको कन्फ्रंट करना पड़ता है, भाई जूझना पड़ेगा उस चीज़ से, डील करना पड़ेगा आपको, उस चीज़ से लड़ना पड़ेगा आपको, उससे बाहर निकलना पड़ेगा, कोप करना पड़ेगा आपको उस चीज़ से, कोप विद। तो अब देखो ग्रैपल का मतलब होता है किसी चीज़ से जूझना, उससे संघर्ष करना, उससे लड़ाई लड़ना, स्ट्रगल करना उसके साथ में। इसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या आ गया, विद। स्ट्रगल विद। कंटेंट का मतलब अगेन आप उस चीज से फाइट कर रहे हैं, लड़ रहे हैं आप उस चीज के साथ। कॉप करना मतलब उस चीज से आप निपटना, डील करना उससे। ठीक है, जैसे आई विल डील विद इट, आई विल कॉप विद इट। अब ना ये एग्जाम में वर्ड आता है तो इसके साथ होता है कॉप अप विद, तो कॉप अप विद नहीं होता, कॉप विद ही होता है, अप नहीं होता कुछ भी। ये पता नहीं कहाँ से ऐसा चलता आ गया कि आई विल कॉप अप विद, आई विल कॉप, इट्स नॉट कॉप अप, इट्स ओनली विद नॉट अप। एंड डील विद एंड कन्फ्रंट करना मतलब उस चीज़ को फेस करना, उस चीज़ को स्ट्रगल करना, उस चीज़ के साथ फाइट करना। अब इनको देखो, अब आप एवरी डे कोशिश करोगे तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा, तो आपकी वोकैबुलरी इन्हेंस होगी। अच्छा, अब आप सोचेंगे कि मैम हमने तो नहीं देखा किसी को यूज करते हुए। किसको देखते हो आप, किसके साथ रहते हो आप, किसको सुनते हो, वो भी तो डिपेंड करता है ना कि वो कैसे हैं। अब आप कोई भी इंग्लिश न्यूज़ चैनल देखिए, वहाँ आप उन एंकर को सुनिए कि वो कैसे इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इंग्लिश में किसी की स्पीच सुनिए, आप इंग्लिश में मूवीज देखिए, फिर वहाँ देखिए कि क्या ये शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी तो देखो कि आप कैसे लोगों के बीच में हो, कौन लोग हैं, वो किस प्रकार की वोकैब यूज करेंगे, वो उनके बैकग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप अपने आप को हर बार अपनी सराउंडिंग से मत आप काउंट करो, अपने उसे आगे बढ़ के चीज़ों को देखो आप। ठीक है, तो वहाँ आपको दिखेगा तो फिर आपको लगेगा हाँ मैं भी तो ऐसे यूज़ कर सकता हूँ। इसीलिए इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए बोला जाता है कि इंग्लिश वीडियोस देखनी चाहिए, मतलब इंग्लिश चैनल्स हमें देखने चाहिए, उससे हम उनकी यूसेज को ज़्यादा देखते हैं। डन। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, अब डिग्रेडेशन, TION है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। और ग्रेड आप जानते हैं, हमारे ग्रेड कर देना मतलब किसी चीज़ को अपग्रेड कर देते हैं हम, तो मतलब हमने उसके जो स्टैंडर्ड है उसको और बढ़ा दिया, अपग्रेड कर दिया, उसको अच्छा कर दिया हमने, उसको बेटर कर दिया। और डिग्रेड कर दिया मतलब हमने उसको खराब कर दिया, डिग्रेड करना मतलब उसको खराब कर देना। तो अगर किसी भी चीज़ में गिरावट आ रही है तो मतलब वहाँ पे डिग्रेडेशन हो रहा है। अपग्रेड कर दिया आपने, उसको बेहतर बना दिया, और डिग्रेड हो गया मतलब वो चीज खराब हो गई। तो द प्रोसेस ऑफ समथिंग बिकमिंग वर्स, वो चीज बैड बुरी थी, अब वो उससे बदतर कर दिया। जैसे पहले वो चीज अच्छी थी, गुड थी, अच्छी थी, हमने उसको बेटर कर दिया, तो यानी कि उसके कंपैरेटिव, इसके कंपैरिजन में हमने उसको अच्छा कर दिया। और वो चीज बुरी थी, अब हमने उसको और बुरा कर दिया, वर्स कर दिया हमने, उसकी क्वालिटी को और डैमेज कर दिया, उसकी क्वालिटी को और रिड्यूस कर दिया। सिनोनिम्स में डिक्लाइन कर देना, कम कर देना, उसको खत्म कर रहे हैं, अब गिरावट आ रही है। और बद से बदतर हो रहा है, डिटेरियोरेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डी के हो रही हैं चीजें, खराब हो रही हैं, डीजेनरेशन मतलब गिरावट आना।
सो रैपिड मतलब जो तेजी से गिरावट आ रही है एयर क्वालिटी में, ये एक बहुत मेजर हेल्थ कंसर्न बन गई है सिटीज़ में। अब मैं आपको क्या बताऊं, इस समय तो जो यहाँ का AQI है वो इतना ज़्यादा है कि समझ नहीं आ रहा क्या होने वाला है, और अभी सुनने में आ रहा है कि अभी तो और ज़्यादा AQI ख़राब होगा। सो ये एक बहुत मेजर प्रॉब्लम हो गई है। मतलब मैं घर के अंदर होते हुए भी आई कैन फील प्रॉब्लम्स इन माई नोस्ट्रिल। सोचो जो लोग बाहर हैं, जो बाहर ही एक्सपोज्ड हैं, उनकी क्या हालत हो रही होगी। सो डिग्रेडेशन का मतलब क्या है, गिरावट आना, ग्रेड कम हो गया, अपग्रेड, चीज़ें ऊपर हो गई, बेहतर हो गई, अच्छी हो गई, गुड थी अच्छी बेटर हो गई, वो पहले बैड थी अब वो वर्स हो गई, खराब हो गई, डिग्रेड हो गई, डाउन हो गई, डिक्लाइन हो गई, डेटेरियोरेशन, किसी की हेल्थ डेटेरिएट हो गई, मतलब उसकी हेल्थ और उसमें गिरावट आ गई है, डीके हो गई, डीजनरेशन। सो जैसे जो लगातार एयर क्वालिटी में जो गिरावट आ रही है वो एक मेजर हेल्थ कंसर्न बन गई है। नेक्स्ट क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मनी। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है किसी चीज, रिफ्लेक्ट का मतलब क्या होता है, शो करना, तो रिफ्लेक्शन मीन्स आप शो हो गया, यहाँ पे नाउन है, ये शो हो रहा है हार्मनी। हार्मनी का मतलब शांति, पीस। सो समथिंग, ऐसी कोई चीज जो हमें दिखा रही है क्या, शो हार्मनी। रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मनी मीन्स बैलेंस, पीस एंड स्मूथ कोऑर्डिनेशन। अच्छा अब देखो इसको ऐसे, हेल्थ जो है, अगर वो आपकी हेल्थ अच्छी है तो ये रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मनी है किस किस चीज़ के बीच में, आपकी इनसाइड बॉडी के रिफ्लेक्शन ऑफ हार्मनी है। मतलब आपके जो सारे ऑर्गन्स हैं, आपका जो कंप्लीट सिस्टम है वो बहुत स्मूथली काम कर रहा है, तभी तो हमारी गुड हेल्थ है ना, नहीं तो हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आ जाएगी। अगर हमारी जो बॉडी है उसमें कोई प्रॉब्लम है, जैसे कि अभी मेरे को खांसी हो गई थी और उसको रिकवर होने में मुझे अराउंड 20 डेज का टाइम लग गया। 20 डेज का मुझे टाइम लग गया सिर्फ खांसी से रिकवर होने में। तो इसका मतलब उस समय मेरी हेल्थ बिल्कुल, डेली केयर क्वालिटी में तो आप समझ ही सकते हैं वो चीज़ वर्स हो गई थी, है ना, डिटेरियोरेट हो गई थी, वो चीज़ डीजनरेट हो गई थी, खराब हो गई। तो अगर मेरी हेल्थ एकदम अब परफेक्ट है, मुझे कोई बॉडी में प्रॉब्लम नहीं है, तो ये चीज़ क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि मेरी पूरी जो इनसाइड बॉडी है वो हार्मनी में है, मीन्स वो शांति में है, वो पीस में है। जो मेरे सारे ऑर्गन्स हैं और जो सिस्टम है वो कोऑर्डिनेशन में मतलब काम कर रहा है, वो अच्छे से काम कर रहा है। रीअफर्म करना मतलब, अफर्म करना मतलब कहना, और आप दोबारा से अपनी बात को आप रीअफर्म कर रहे हैं, मतलब आप उसको फिर से कह रहे हैं। तो कहना वर्ब है, टू स्टेट मीन्स टू से अगेन दैट समथिंग इज ट्रू। जो आपने कहा था वो मैंने जो पहले कहा था मैंने वो सही कहा था। तो किसी चीज पे पुनः दावा करना, आप उस चीज पे पुनः दावा कर रहे हैं कि भाई देखो जो मैंने कहा था वो सच था, उसको फिर से वैलिडेट कर रहे हैं आप, रिकन्फर्म कर रहे हैं। रीइटरेट का मतलब होता है किसी चीज को दोहराना, है ना। एंडोर्स करने का मतलब होता है किसी चीज को सपोर्ट करना, एंडोर्स करना मतलब उसको सपोर्ट करना। एजर्ट का मतलब होता है टू से समथिंग, एजर्ट करना, असर्टेटिव होते हैं ना, असर्ट का मतलब होता है कहना, असर्ट का मतलब होता है टू से समथिंग, लाइक आप उस चीज़ को बहुत फोर्सफुली, पावरफुली आप उस चीज़ को कह रहे हैं। तो रिसर्च कॉन्टिन्यूज टू रीअफर्म द बेनिफिट्स ऑफ अ बैलेंस्ड लाइफस्टाइल। तो रिसर्च लगातार उसी बात को रीअफर्म कर रही है, बार बार कह रही है जो बैलेंस लाइफ है उसके बेनिफिट्स को। मतलब आपका मेंटल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, और आपके इन्वायरमेंट अच्छा है जहाँ पे आप रह रहे हैं वो सब है। तो हर चीज़ मैटर करती है एक हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो रिसर्च उस चीज़ को कंटिन्यू है उसी बात को कहने में। हॉलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट, हॉलिस्टिक का मतलब होता है कंप्लीट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब कंप्लीट डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। हॉलिस्टिक का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। सो हॉलिस्टिक मीन्स, हॉलिस्टिक का मतलब क्या हो गया, कंसीडरिंग द होल सिस्टम नॉट जस्ट इंडिविजुअल पार्ट, मतलब पूरा। हॉलिस्टिक का मतलब कंप्लीट, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स कंप्लीट डेवलपमेंट, ठीक है। सो कॉम्प्रिहेंसिव, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब कंप्लीट होता है, होल सिस्टम हो गया, कंप्लीट इंटीग्रेटेड है, कंप्लीट है वो चीज़, कोई भी लेफ्ट बिहाइंड नहीं है।
सो होलिस्टिक व्यू ऑफ हेल्थ इंक्लूड्स द बॉडी, माइंड एंड इमोशन। तो अगर मैंने बोला कि होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए हमारा, तो इसका मतलब हमारी बॉडी सही होनी चाहिए, हमारा माइंड करेक्ट होना चाहिए और हमारे इमोशंस भी सही होने चाहिए। तो अगर इन तीनों का बैलेंस है तभी हम कह सकते हैं हमारा होलिस्टिक डेवलपमेंट है, मतलब प्रॉपर डेवलपमेंट है, कुछ भी चीज़ लैक नहीं कर रही है। कंटेंटेड, कंटेंटेड का मतलब होता है जब आप सेल्फ सेटिस्फाइड हैं, मीन्स आपके पास में जो जितना भी है ना, उस चीज़ को लेके आप संतुष्ट महसूस कर रहे हैं। आप ओवर प्राइड वाली बात नहीं है यहाँ पे अपनी चीज़ों में आपके इनर फीलिंग है, आपके अंदर से आपको जो भी आपने अचीव किया है या जो भी आपके पास में है उसको लेके आप सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं कि हाँ, मतलब मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आई एम कंटेंटेड इन माई लाइफ, पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मीन्स यू आर हैप्पी इन योर लाइफ, यू आर फीलिंग पीसफुल, आप खुश हैं जो भी कुछ है आपके पास में, ठीक है, आप सेटिस्फाइड हैं, आप फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं, शांति है आपके मन के अंदर, प्लीज्ड हैं, आप शांत हैं, आप हैप्पी फील कर रहे हैं। डिस्पाइट हैविंग लिटिल, कम होने के बावजूद भी, डिस्पाइट क्या है, ये प्रेपोजिशन है और इसके साथ में एक एरर क्या बनता है एग्जाम्स में, खास करके मैं बात बताऊं तो डिस्पाइट के साथ में ऑफ लगा देते हैं, डिस्पाइट ऑफ हैविंग लिटिल, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं आता है। डिस्पाइट ऑलरेडी अपने आप में कंप्लीट है, इसके साथ कोई दूसरा वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है और इसी का सेम मीनिंग वाला वर्ड होता है इंस्पाइट, तो उसके साथ में हम लोग ऑफ लगाते हैं, दोनों का सेम ही मतलब है। आप इंस्पाइट ऑफ लगा देते या डिस्पाइट लगा देते, बट डिस्पाइट के साथ आप ऑफ नहीं लगाएंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज़ और एक्स्ट्रा हम याद कर लेते हैं कि ये है हमारा प्रेपोजिशन, इसीलिए इसके बाद यहाँ पे वर्ब आई है हैव, तो हैव क्या है, वर्ब है, इसीलिए हमने यहाँ पे हैव लगा है। जैसे मैंने कहा मेहनत करने के बावजूद, तो हम इसको कैसे बोलते हैं, डिस्पाइट वर्किंग हार्ड, डिस्पाइट, क्योंकि अब मेहनत करने के बावजूद, मेहनत करने यानी वर्किंग हार्ड, मेहनत, अब यहाँ पे डिस्पाइट के बाद वर्ब आ रही है तो अपने आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। इसके पीछे का रीज़न मैंने बहुत बार बताया हुआ है, क्योंकि प्रेपोजिशंस के ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट बनने का काम नाउन या प्रोनाउन करेगा, और जो ये वर्ब आईएनजी फॉर्म में आया है ये अब वर्ब नहीं रह के ये जेरेंड बन गया है। बट इतना डिटेल में नहीं जानना तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आप इतना याद रख लीजिए, प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगी तो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। रट गई होगी जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं। तो डिस्पाइट हैविंग लेड लिटिल मतलब बहुत कम होने के बावजूद भी वो कैसी जिंदगी जीते हैं, एक सेटिस्फाइड लाइफ जीते हैं, बहुत संतुष्ट जीवन वो जीते हैं। दे लिव्ड अ कंटेंटेड लाइफ, लाइफ कैसी है उनकी, सेटिस्फाइड है, वो पीसफुल महसूस करते हैं, लाइफ को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। डन है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाउन इन द डम्प्स, मीन्स आप दुखी महसूस कर रहे हैं। डाउन इन द डम्प्स मीन्स आप कैसा फील कर रहे हैं, दुख महसूस कर रहे हैं। सो फीलिंग सैड, डिप्रेस्ड, लो और अनहैप्पी। जस्ट इसके ओपोजिट हो गया, कंटेंटेड का मतलब आप संतुष्ट हैं, हैप्पी हैं आप, और डाउन इन द डम्प्स मीन्स ये ईडियम होता है, इसका मीनिंग होता है आप दुखी महसूस कर रहे हैं। ये टेम्पररी के लिए भी हम बता सकते हैं, जैसे राइट नाउ आई हैड डाउन टुडे माय डे वाज नॉट सो गुड, मीन्स आई हैड अ डाउन इन द डम्प्स, मीन्स आई डेंट फील गुड टुडे। सो ग्लोमी, ये सब दुखी के सिनोनिम्स हैं, सारे के सारे जो सिनोनिम्स हैं ये सैड के हैं। और अभी जब मैं CHSL का पेपर आपको वोकैबुलरी करवा रही हूँ सिनोनिम्स, उसमें ये सारे शब्द आए हुए थे। कौन सा आया था, ग्लोमी आया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ग्लोमी का मतलब सैड है। ब्लू, आपको पता है ब्लू जो है ये नेगेटिव को दिखाता है, ब्लू फील कर रहे हैं मतलब आप अब दुखी महसूस कर रहे हैं। आप ऐसे सोचो कि अगर आसमान हमेशा ब्लू ही रहे, मतलब वो आपका क्लियर ना हो, अगर जो देश में जिनमें गर्मी होती ही नहीं है उनमें सर्दी ही रहती है, तो आसमान एकदम ब्लू ब्लू होता है, तो वो कैसा महसूस करेंगे, एकदम निराशा महसूस करेंगे, डिजेक्टेड महसूस करेंगे, डिप्रेस्ड महसूस करेंगे, है ना। सन की रेज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, सन पॉजिटिविटी लेके आता है। तो ब्लू जो है ना, अगर फीलिंग ब्लू का मतलब है आप दुखी महसूस कर रहे हैं, अनहैप्पी, ग्लोमी, सैड, डिजेक्टेड।
और वैसे ही जो वर्ड ग्रीन है ये दिखाता है कि अभी आप कच्चे हैं, मतलब अभी आप अपने काम में इम्परफेक्ट हैं, अभी आप इमेच्योर हैं। ग्रीन इमेच्योरिटी को दिखाता है और ब्लू सैडनेस को दिखाता है। डाउनकास्ट मतलब आप बहुत दुखी महसूस कर रहे हैं, डिसहार्टेंड है। A little encouragement can help someone who is down in the dumps. Absolutely, अगर आप किसी को थोड़ा सा भी पुश करेंगे, उसकी तारीफ करेंगे, तो उसकी बहुत हेल्प हो जाएगी उस व्यक्ति की जो अभी कैसा महसूस कर रहा है, दुखी है वो व्यक्ति, डाउनकास्ट है वो, डिसहार्टन है। तो अगर आप उसको थोड़ा एंकरेज करेंगे, उसको पुश करेंगे, मोटिवेट करेंगे। मैं बिल्कुल भी इस चीज़ में विश्वास नहीं करती हूँ। देखो, जो व्यक्ति ऑलरेडी परेशान है, अब आप उसको कितना भी ज्ञान दो, ज्ञान आप दीजिए, ऐसा बात नहीं है कि ज्ञान नहीं देना चाहिए, मतलब उसको नहीं समझाना चाहिए। ज्ञान से मेरा मतलब समझाने से है, ऐसा नहीं है कि हमें उसको समझाना नहीं चाहिए। ऑब्वियसली मैं आपको भी समझाऊंगी, आपको भी मैं डांटूंगी, बट अगर सपोज कि उस दिन कुछ खराब हो गया आपसे, तो वो समय नहीं है डांटने का, क्योंकि आप ऑलरेडी सैड हैं। आप फिर आपको समझाया जाएगा तो आप अच्छा नहीं महसूस होगा। तो ये मेरा सजेशन है कि आपके छोटे भाई बहन हैं तो आप उनको उस दिन मत डांटो जिस दिन उन्होंने गलती की है। बाद में आराम से जब उनको अच्छा महसूस हो तब बोलो कि देखो तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था, इससे बेहतर होता है तुम ऐसे करते तो उसको समझ भी अच्छे से आएगा और वो आपकी बात की रिस्पेक्ट भी करेगा। तो गलत होने पे पीटना नहीं चाहिए, उस बात को सुनना चाहिए, ठीक है। सो उसको एंकरेज करना चाहिए अच्छी चीज़ के लिए। अरे कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, अब क्यों इतना परेशान होना। अगर सपोज आपके बच्चे के मार्क्स कम आ गए, अब उस दिन आप उसको मारोगे तो उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आप उसको उस दिन मत बोलो, उसके बाद बिठा के समझाइए, बेटा ऐसे पढ़ोगे तो तुम्हारी फायदा होगा, ये वो जो आपको सही लगे, बट सेम डे नहीं, है ना। वो ऑलरेडी दुखी है तो वो क्या ही समझेगा आपकी बात को। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एडवर्स, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एग्जाम के पॉइंट से। एंड अगेन मैं यही बात बोलती हूँ, ये जो कम्युनिकेशन जो बच्चों को अपनी फ्लुएंसी इंप्रूव करनी है, उनको फील होता होगा कि मैम ये तो बहुत हाई वर्ड्स हैं, इनको हम डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। सही बात है, बट अगर आप यूज़ करना शुरू करेंगे तो सोचो ना, अब आप एक बिगिनर नहीं रहेंगे ना, आप एक अच्छे लेवल के स्पीकर बन जाएंगे। सो मैंने यही बोला है कि जैसे मैं बिगिनर वाले जो वर्ड्स होते हैं जो अलग मैं क्लास लेती हूँ, जैसे कि जिसमें 50 वोकैबुलरी ऑफ एवरीडे लाइफ या अल्फ़ाबेटिकल वोकैबुलरी होती है, उसमें तो मैं बहुत बेसिक वर्ड करवाती हूँ, बट ये तो एडिटोरियल से या न्यूज़पेपर से लिए हुए शब्द हैं और ये बहुत कैजुअल हैं, बट क्योंकि हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि हमें आता नहीं है। आएगा तो हम यूज करने लगेंगे। सो एडवर्स सिचुएशन कौन सी होती हैं, जो आपके लिए आपके विपरीत काम कर रही है, आपके फेवर में काम नहीं कर रही है। वो सिचुएशन जो अनफेवरेबल है, आपके फेवर में नहीं है, आपको एडवांटेज नहीं दे रही है, वो डिसएडवांटेज कर रही है। जैसे कि अब एडवर्स वेदर होगा, मतलब अगर कोई फ्लाइट है ना, उसको जाना है और मौसम खराब है, तो एडवर्स वेदर उसके लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगा कि अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगा। अनफेवरेबल, अगर मौसम खराब है तो फ्लाइट के दुर्घटना होने के चांसेस इंक्रीज हैं, तो वो एडवर्स सिचुएशन है उसके लिए। तो हैविंग अ नेगेटिव और हार्मफुल इफेक्ट मतलब उसका प्रभाव, ये नाउन है, ऑन समथिंग, तो किसी चीज के ऊपर में गलत प्रभाव होना, हार्मफुल इफेक्ट होना। सिनोनिम्स, अनफेवरेबल है वो चीज, हार्मफुल है, नेगेटिव है, खतरनाक है, डिफिकल्ट है। तो स्ट्रेस का हमारे हेल्थ के ऊपर में कैसा इम्पैक्ट होगा, कैसा प्रभाव पड़ेगा, अनफेवरेबल होगा। स्ट्रेस आपको मोटिवेट थोड़ी करेगा, आपको एडवांटेज थोड़ी पहुंचाएगा। जैसे कि ये जो क्लास है ये आपके लिए अनफेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगी एग्जाम में कि फेवरेबल सिचुएशन, मतलब आपके लिए फेवरेबल होगी ना, आपको वो शब्द आते होंगे, आप क्या हो गए, आप उतने इंटेलिजेंट हो गए हो, उतने आपके अंदर में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है, तो ये आपके लिए फेवरेबल सिचुएशन क्रिएट करेगी। अगर आप डेली रीडिंग कर रहे हैं तो एडवर्स हो जाएगा। अगर आप रीडिंग नहीं करेंगे तो फिर वो आपके लिए एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, मीन्स आपके अनफेवरेबल हो जाएगी, आपको नुकसान पहुंचाएगी। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्स का एडजेक्टिव है, यानी प्रतिकूल, आपके अनुकूल नहीं होगी। अगर आप क्लास ले रहे हैं तो वो आपके अनुकूल होगी। अगर आपका एग्जाम है वो आसान हो जाएगा। अगर मैंने आपको हमेशा बोला है कि आप 15 मिनट के लिए डेफिनेटली अच्छे इंग्लिश न्यूज़ चैनल को देखिए और उनके एक एक शब्द को आप सुनिए, तो आप देखेंगे कि हाँ यार ये मैम ने वर्ड बोला था, यानी मैं भी यूज़ करूँगा।
ठीक है, तो आप यूज करने लग जाएंगे जब आप डेली उस चीज को अंडरस्टैंड करेंगे। कंटेंटेड का मतलब व्हेन यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी, यार मुझे अब और नहीं चाहिए अपने जीवन में, आई एम कंटेंटेड विद माई लाइफ, मीन्स आई एम हैप्पी वट एवर आई हैव। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा रेजिलियंस। रेजिलियंस ENCE लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। रेजिलियंट आपका एडजेक्टिव होता है। रेजिलियंस का मतलब होता है जब आप कठिन परिस्थितियों से उभरने की क्षमता रखते हैं। तो रेजिलियंट है वो व्यक्ति, मतलब वो कठिन परिस्थितियों से भी बाहर निकलने की क्षमता रखता है। वो उतना रिजिड है, इतना मतलब उसके अंदर क्या बोलते हैं, टफनेस है, इतनी स्ट्रेंथ है कि कुछ भी हो जाए, डिटर्मिनेशन है कि वो कुछ भी हो जाए वो वापस करेगा, वो कम बैक जरूर करेगा अपना, तो वो रेजिलियंट है। तो रेजिलियंस का मतलब यही हो जाए कि आपके अंदर एबिलिटी है, योग्यता है टू बाउंस बैक, मतलब फिर से आप वापस आएंगे, फिर से लड़ेंगे। अगर कोई डिफिकल्ट एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में आ गया है, कोई परेशानी आ गई है, आप फेल हो गए, लेकिन आप रेजिलियंट हैं, तो आप दोबारा से मेहनत करेंगे, और जब तक मेहनत करेंगे जब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो जाते हैं। तो ये रेजिलियंट लोग ही हो सकते हैं जो बार बार फेल होने के बावजूद लगे रहते हैं और फिर वो एक दिन डेफिनेटली सक्सेसफुल होते हैं। तो अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको रेजिलियंट होना होगा, आपको उतना डिटरमाइंड होना होगा कि कितनी भी असफलता मुझे मिल जाए, मैं हर बार लड़ूंगा। तो रेजिलियंस मतलब कठिन परिस्थितियों से उभरने की क्षमता है आपके अंदर में। तो आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। एंड्योरेंस है, एंड्योरेंस का जो परफेक्ट मीनिंग होता है वो होता है झेलना, किसी चीज को झेलने की क्षमता है ना, तो वही मीनिंग हो गया। उससे आप परिस्थिति को आप उससे उभर सकते हैं। टफनेस है आपके अंदर, डिटर्मिनेशन है आपके अंदर। लाइफ टेस्ट योर रेजिलियंस बिफोर रिवॉर्डिंग यू, दिस इज सो ट्रू। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए है, ये आज का ज्ञान है, ज्ञान, मेरा ज्ञान आप लोग यहाँ पे ले लीजिए कि जिंदगी में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा शायद कुछ हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा, मैं क्या करूँगा क्या नहीं होगा, ये सब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप कितने रेजिलियंट हैं ये होता रहेगा, बार बार जिंदगी आपका इम्तिहान लेती रहेगी, टेस्ट लेती रहेगी। और जब आप अनएक्सपेक्टेड मैनर में फिर आपके साथ में पॉजिटिव मैनर में चीज़ें होने लगेंगी। अभी मेरा एक स्टूडेंट, दीपावली के दिन की बात है, उसका बहुत मतलब ऐसा नहीं है वो अकेला बच्चा, बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी कोशिश कर रहे हैं लगातार, फाइनल मेरिट लिस्ट में जाने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। और यही होता है, ऐसा नहीं होता कि आपने फाइनल मेरिट लिस्ट में चले गए आपका हो जाएगा, आपको फाइट करते रहना है। सोचो वो जब CPO में जब वो फर्स्ट टाइम उसने ग्रेजुएशन ही कंप्लीट की थी, उसी टाइम उसने फर्स्ट फॉर्म फिल किया था, उसी टाइम पे उसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ, फिजिकल क्लियर हुआ, फिर मेंस क्लियर हुआ, लेकिन जो चौथी लिस्ट आई यानी मेरिट लिस्ट उसमें उसका नहीं हुआ, और अब उनका थर्ड अटेम्प्ट है। तो ऐसा फोर्थ अटेम्प्ट है, थर्ड अटेम्प्ट है ये। तो ऐसे होता है, आप सोचो भी बच्चा कैसा है, कैसा महसूस कर रहा होगा। लेकिन अभी इस बार में एक स्टूडेंट है मेरा, उसका फाइनल सिलेक्शन हो चुका है, ठीक है, उसको CRPF मिला है। सो आपको बार बार फाइट बैक करना होगा, फाइट बैक करते रहना है। आपको नहीं पता कि आपकी लाइफ कैसी है, मतलब जिस बच्चे का भी CRPF हुआ है उनका फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं हुआ था, और दूसरे बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट पहले में ही वो क्लियर होके फाइनल तक गए थे। तो अब ऐसा नहीं है कि इनको डिमोटिवेट होना है, नहीं, इनके लिए भी है, आई नो टफ है, बट रेजिलियंट आप हो तो आप फाइट बैक करोगे और आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड मिलेगा, राइट। बस यही ध्यान रखना है, पॉजिटिविटी अपने अंदर भर के रखनी है कि मैं जीतूंगा, कुछ भी हो जाए मैं जीतूंगा, मतलब या तो मैं जीतूंगा या मर जाने का। और ऐसे नहीं मरना है, खुद से कुछ नहीं करना है गधाओं की तरह, ठीक है। कन्फाइड इन का मतलब होता है, कन्फाइड इन जिसपे आप अपने दिल की बात जिसके साथ, फिड का मतलब होता है फेथ सॉरी, है ना। इनफिडिलिटी होता है आपका जब कोई आपके साथ विश्वासघात करता है या वो आपको धोखा देता है। इनफिडिलिटी मतलब जो आपको धोखा देता है। तो कन्फाइड करना मतलब आप किसी पे फाइड कर रहे हैं, मतलब आप उस पर फेथ रख रहे हैं, और जिस पे आपको फेथ होता है, भरोसा होता है, उसी के साथ आप अपने दिल की बात शेयर कर सकते हैं। तो आपको उस पर इतना भरोसा है कि उससे आप अपनी जो एकदम डीप डाउन सीक्रेट वाली बातें हैं वो उसके साथ आप शेयर कर रहे हैं। सो कन्फाइड इन करना मतलब किसी व्यक्ति पे बहुत भरोसा करना, तभी तो आप उसके साथ अपने दिल की बात शेयर कर रहे हैं। सो टू ट्रस्ट समवन एनफ, आप उस पर
इतना भरोसा करते हैं कि आप उसको अपने प्राइवेट फीलिंग्स, पर्सनल थॉट्स और उनके साथ अपने सीक्रेट्स आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। शी हैज़ नो वन टू कन्फाइड इन। कन्फाइड के साथ में हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन इन रहता ही है। शी हैज़ नो वन टू कन्फाइड इन मतलब उसके पास कोई भी नहीं है जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, है ना। शी हैज़ नो वन टू कन्फाइड इन मतलब उसके पास कोई भी नहीं है जिसके साथ वो अपने मन की बात शेयर कर सके। आप कह सकते हैं कि अगर आपके पास में भी नहीं है कोई ऐसा व्यक्ति तो आप कह सकते हैं आई हैव नो वन टू कन्फाइड इन, मीन्स मेरे पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके साथ मैं अपने मन की बात शेयर कर सकूं। नेक्स्ट ये ईडियम है हमारा टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। टेक स्टॉक ऑफ समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ का आप आंकलन कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, उसको जांच रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं, आप उसको एग्जामिन कर रहे हैं, स्क्रूटिनाइज कर रहे हैं। सो टेक स्टॉक ऑफ मतलब उस चीज़ का, जैसे मैं हमेशा आप ऐसे समझाती हूँ, जैसे दुकान होती है तो दुकान में आपके स्टॉक भरे जाते हैं ना, तो दुकानदार दिन के अंत में क्या करेगा, अपने स्टॉक को चेक करेगा कि आज कितना सामान उसका कौन कौन सा सामान है जो बिक गया है, और फिर वो अपनी डायरी में नोट डाउन कर रहा है कि हाँ मुझे ये इतना किलो सामान ये वाला मंगाना है, इतना किलो ये मंगाना है, नहीं इसका तो स्टॉक अभी रखा है, ये नहीं मंगाना है। तो अगर आप किसी चीज़ के स्टॉक को देख रहे हैं तो मतलब आप आंकलन कर रहे हैं, उसको इवेलुएट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सो अब देखो बिफोर रिएक्टिंग, बिफोर अगेन प्रपोजिशन हो गया, तो देखो हमने यहाँ पे वर्ब लगाई आईएनजी फॉर्म में। तो रिएक्ट करने से पहले ये अच्छी चीज़ है कि हम उस चीज़ को पहले सही से जांच लें। सो इट इज़ बेटर टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन। ये एक जनरल ट्रुथ नहीं हो गया है, ये एक फैक्ट नहीं हो गया है, तो आप इसको अपनी लाइफ में बोल सकते हैं कि बिफोर रिएक्टिंग इट इज़ बेटर टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन, मीन्स इट इज़ बेटर टू इवेलुएट द सिचुएशन। जैसे हम लोग, किसी ने कुछ बोला और हम उसी बात पर रिएक्ट कर दिए, और आपने सेकंड की पर्सन की तो आपने ओपिनियन जानी ही नहीं, उसकी बात तो आपने समझी ही नहीं। सो रिएक्ट करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले बेहतर रहेगा कि हम सिचुएशन को अच्छे से जान लें। So it is better to take stock of the situation. The team gathered, टीम मिली, एक साथ एकत्रित हुई, क्या करने के लिए, to take stock of the situation and plan the next step, कि अभी कैसी परिस्थिति है, क्या है, उस सब चीज़ के बारे में समझने के लिए और अपने अगले प्लान को, अपने अगले स्टेप को प्लान करने के लिए। क्रैकडाउन का मतलब होता है कठोर कदम, ठीक है। कठोर कदम किसी भी एक्शन, किसी भी चीज़ को रोकने के लिए आपने जो स्टेप्स उठाए हैं वो क्रैकडाउन है। सो स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन बाय अथॉरिटीज़ टू स्टॉप समथिंग रॉन्ग और कंट्रोल आ सिचुएशन। तो क्रैकडाउन का मतलब स्ट्रिक्ट एक्शंस जो लिए गए हैं अथॉरिटीज़ के द्वारा। जैसे आपके पापा भी तो अथॉरिटी हैं, वो भी तो आपके खिलाफ में स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं या वो सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, क्रैकडाउन का मतलब हो गया स्ट्रिक्ट एक्शन उनके द्वारा लिया गया है। उन्होंने आप पे पाबंदी लगा दी, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि रात को 10 बजे के बाद आप घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक है, आप फ़ोन नहीं चलाएंगे, आप ये काम नहीं करेंगे, तो ताकि वो आपको सुधारने के लिए, या आप कुछ गलत काम में इन्वॉल्व हो गए हैं तो उसके खिलाफ उन्होंने कठोर कदम जो उठाए हैं, तो वो क्रैक डाउन हो गया। मीन्स क्रैक डाउन, क्लैम्प डाउन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि देखो ये वर्ड अपने आप में अपना मीनिंग नहीं एक्सप्लेन कर रहा है। तो कन्फ्यूजन क्या बोलें, जब वर्ड का मीनिंग ही नहीं पता है तो आप क्या ही आंसर मार्क करोगे, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेम ऐसा आपका क्लैम्प डाउन है। स्ट्रिक्ट एक्शन बहुत सिंपल है, आप आराम से पहचान लोगे, इसमें क्यों कंफ्यूज करोगे। रिस्ट्रिक्शन आपको पता है, पाबंदी है ना। टफ कंट्रोल, पेनल्टीज आपके ऊपर लगा दी है, रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं, अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा, पेनल्टीज लग जाएंगी, फाइन आपको देना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो पेनल्टीज हैं उसके ऊपर में। तो आप कह सकते हैं जो एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए अथॉरिटीज ने क्या किया है, स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, मतलब क्रैकडाउन। सो देयर इज अ क्रैकडाउन मीन्स देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन लाउड स्पीकर आफ्टर 10 PM। तो 10 बजे के बाद में आप लाउड स्पीकर नहीं बजा सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर में पाबंदी है, इस चीज़ के ऊपर में सरकार ने कठोर कदम उठाए हुए हैं, क्योंकि अगर आप बजा रहे हैं तो आपको हैवी फाइन देना पड़ेगा। क्रैकडाउन का पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। इंटरवेंशन TION लगा हुआ है, पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है।
और एक वर्ड होता है इसी का वर्ब फॉर्म, जो कि बहुत कॉमन है आपके एग्जाम्स के पर्पज से। TION को हटा के ई लगा दो, इंटरवीन वर्ब हो जाता है, मीन्स हस्तक्षेप करना। तो जनरली हस्तक्षेप किया ही इसलिए जाता है ताकि चीज़ को सुधारा जा सके। सो इंटरवेंशन मीन्स एक्शन टेकन टू इम्प्रूव, प्रिवेंट और फिक्स अ प्रॉब्लम। सो आप कोई एक्शन ले रहे हो ताकि जो स्थिति है उसको सुधार सको, या उस प्रॉब्लम को रोक सको, या उस प्रॉब्लम को फिक्स कर सको। तो इंटरवेंशन मीन्स कुछ आपने कदम उठाए हैं, मेजर्स, स्टेप्स, एक्शंस, कोई सॉल्यूशन, इन्वॉल्वमेंट या ट्रीटमेंट, जैसे अर्ली इंटरवेंशंस। सो अर्ली, अगर हम शुरुआत में ही कुछ कदम उठा लेते हैं, कुछ स्टेप्स ले लेते हैं, तो ये रोक सकते हैं एक स्मॉल इशू को एक बड़ा इशू बनने से। सो अगर हमारे जो अर्ली इंटरवेंशंस होते हैं, मतलब अगर हम जल्दी ही कदम उठा लें, जल्दी ही हम अपने मेजर्स ले लें, जल्दी ही हम एक्शन में आ जाएं, जल्दी ही हम उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ लें, तो हम एक बड़े मतलब एक छोटी सी प्रॉब्लम को बड़े इशू बनने से रोक सकते हैं। तो ये तो हम सबके साथ होता है, हम कोई स्मॉल प्रॉब्लम होती है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं और वही चीज़ फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्रैक डाउन हो गया आप के द्वारा जो स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए गए हैं किसी चीज़ को रोकने के लिए। और इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप हो गया, आप उसमें अगर जल्दी ही आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे, अगर आप उसको, यहाँ पे हम कोई पेनल्टी के रूप में नहीं है, ये रिस्ट्रिक्शंस के रूप में नहीं है, ये स्टेप्स के रूप में है कि अगर हम अपने जल्दी ही हम कदम उठा लेंगे किसी चीज़ को रोकने के लिए जो हमें लग रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो उससे जो बड़ी इशू है, जो बड़ी प्रॉब्लम में वो तब आपका चेंज हो जाता है, उसको रोका जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, अल्यूसिव। अल्यूसिव का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज़, SIVE है, एडजेक्टिव है, ऐसी कोई भी चीज़ जिसको समझ पाना, जैसे कोई किसी की राइटिंग है, कोई पैसेज हो सकता है जिसको आप अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे हो, है ना, या कोई आपका गोल हो सकता है लाइफ में जिसको अचीव कर पाना बहुत मुश्किल है, आपको हर बार लग रहा है कि मैंने पा लिया, फिर आपसे वो दूर हो जा रहा है। तो ऐसी कोई भी चीज़ जिसे पाना या समझना बहुत मुश्किल हो, और सेम ऐसी आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ जाती है। सो समथिंग दैट इज डिफिकल्ट टू फाइंड, अचीव, अंडरस्टैंड और कैच। समथिंग, ये ऐसे ही आ जाएगा, एग्जैक्टली यही बन के आ जाएगा, ऐसी कोई भी चीज़, समथिंग जो बहुत मुश्किल है पकड़ पाना, उसको अचीव कर पाना, समझ पाना, कैच कर पाना। सो वो क्या है, हार्ड टू कैच है, डिफिकल्ट है, स्लिपरी है, बार बार ऐसे लग रहा है कि हाथ में आ जा रही है बट वो फिसल जा रही है, अनरीचेबल है, वेग मतलब वो चीज़ अनक्लियर है, हमें दिखाई नहीं दे रही, समझ में ही नहीं आ रही है। जैसे अब देखो, द क्रिमिनल स्टेड एल्यूसिव एंड अवॉइडेड द पुलिस फॉर मंथ्स। तो जो क्रिमिनल था वो पुलिस से कई महीनों तक दूर भागता रहा, मतलब उसको पकड़ पाना पुलिस के लिए बहुत मुश्किल था, लग रहा था कि पकड़ लिया फिर वो गायब हो जा रहा है, तो वो कैसे रहा, एल्यूसिव, मतलब उसको पकड़ पाना बहुत मुश्किल था। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्ट्रक्चरल फ्लॉ। फ्लॉ का मतलब होता है कमी, फ्लॉ का मतलब ही होता है कोई कमी है आपके अंदर, कोई मिस्टेक है, कोई गलती है, मिस्टेक है, ठीक है, स्ट्रक्चरल फ्लॉ। अगर देखो, अगर जितने बच्चे कम्युनिकेशन के यानी अपनी स्पोकन को इम्प्रूव करने के लिए पढ़ रहे हैं, तो उनको 1% ये फील हो सकता है कि मैम ऐसी वोकैब हम कहाँ यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ में। तो मैं अगेन एक ही बात रिपीट करती हूँ, हम इसलिए यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि हमको वो चीज़ें आती नहीं है, राइट। तो अगर हम वो चीज़ें सीख लेंगे तो डेफिनेटली हम उसको यूज़ भी करेंगे। तो आपको भागना नहीं है, अगर आप एक बिगिनर हमेशा नहीं रहना चाहते, एक सिर्फ ग्रामर के पॉइंट से नहीं, अपने वोकैब के वर्ड्स को आप अच्छे से यूज़ करना चाहते हैं, तो ये वर्ड्स आपको आने ही चाहिए। अगर आप कहना चाहते हैं ऐसी कोई चीज़ जो बहुत मुश्किल है उसको समझना, पकड़ पाना, तो आप कह सकते हैं यार दिस थिंग इज एल्यूसिव, सो यू कैन यूज इट इन योर डेली लाइफ ऑल्सो, बट फॉर दैट यू नीड टू नो दीज वर्ड्स ना। सो इनसे दूर नहीं भागना है, इनको पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आसान ही लेके आ जाऊं एवरीडे, तो फिर आपको चैलेंज कुछ नहीं रहेगा, फिर आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। लर्निंग हमेशा आप तभी करते हो जब कुछ नया आपको मिल रहा है। बाकी जो इजी वन है वो तो मैं करवाती ही हूँ ना इस वाले चैनल पे।
सो स्ट्रक्चरल फ्लॉ, अब स्ट्रक्चरल फ्लॉ क्या होता है? देखो आपके स्ट्रक्चर में ही गलती है, मींस आपकी बेसिक आधार ही गलत है, आपके नींव में ही गलती है। अगर सपोज कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग में यही जैसे, अरे यार ये कितना साधारण एग्जाम्पल है, मतलब आप लोग देखते हो कि रोड बन गया, प्रॉपर एकदम चकाचक रोड बना है, बढ़िया से बन गया है ना, अब 2 महीना आप देख रहे हो कि ये फिर से टूट रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने पाइप डालना तो भूल ही गए। अरे तो इनके स्ट्रक्चर में ही कमी है भाई, ये स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, ये इनके नींव में ही गलती है। तो मतलब पहले आप पाइप डालो फिर आप रोड बनाओ ना, रोड बना के पाइप। और ये एक बार की बात या एक जगह की बात नहीं है, ये हर बार हर जगह सेम ही चीज़ होती है। तो या तो ये इंटेंशनल ऐसा होता है, ये आप बेवकूफ़ इतने ज़्यादा हैं कि इस बात को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहे। हर बार मल्टीपल टाइम, एवरी प्लेस, एवरी प्रॉब्लम, हाउ इज़ इट पॉसिबल? तो इट इज़ स्ट्रक्चरल फ्लॉ। जब इसका मैप बनाया जा रहा है, जब आर्किटेक्चरल वर्क किया जा रहा था, जब बेसिक काम किया जा रहा था, तभी आपने मिस्टेक कर दी यहाँ पे। सो फंडामेंटल प्रॉब्लम है यार, ये तो बेसिक प्रॉब्लम है। तो फंडामेंटल प्रॉब्लम इन द सिस्टम्स डिजाइन और फाउंडेशन, नॉट जस्ट अ स्मॉल मिस्टेक। अब ये स्मॉल मिस्टेक भी नहीं है, क्योंकि अब पूरा रोड, आप आधा रोड उधेड़ के दोबारा से उसको कर रहे हो, फिर डीप डाउन आप उसको खोद रहे हो। तो क्या है, मतलब ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है, और ये फंडामेंटल, ये बेसिक प्रॉब्लम जो आपने अपने ही सिस्टम में डाली हुई है। सो द एजुकेशन सिस्टम हैज़ अ स्ट्रक्चरल फ्लॉ। ये चीज़ मैं आपसे कहना चाहती थी, मेरे मन की बात है ये, क्योंकि हो सकता है किसी को पसंद ना आए, बट मुझे ऐसा फील होता है। अब देखो एजुकेशन में स्ट्रक्चरल फ्लॉ क्यों है? क्योंकि वहाँ का जो मेन फोकस है ना, वो सिर्फ रटने के ऊपर में है, स्किल्स डेवलप करने के ऊपर नहीं है। तो जो हम एकेडमिक्स में पढ़ते हैं, वो हमारा मेन टारगेट होता है कि हम मार्क्स कैसे एक्स्ट्रा लेके आ सकें। हम मार्क्स के पीछे भागते हैं, हम रिपोर्ट कार्ड के पीछे भागते हैं। टीचर्स के ऊपर में सिलेबस का टारगेट होता है, टारगेट स्टडी हो रही है, बच्चों के ऊपर में ये टेस्ट, वो सिर्फ एक यहाँ, मतलब इसके स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, यानी फंडामेंटल प्रॉब्लम है। तो एजुकेशन सिस्टम के ना फंडामेंटल प्रॉब्लम है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है। अब एक स्टूडेंट है, अगर वो मार्क्स नहीं लेके आ रहा तो वो घर से पिटाई खा रहा है, घर पे उसको ताने मिल रहे हैं, तो वो तो भाई रटेगा ना। उसको बोल दिया जाए कि बेटा तुझे मार्क्स की चिंता नहीं करनी, बट तेरे स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए। जो तू फिजिक्स पढ़ रहा है तो तुझे फिजिक्स अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो देखो वो बच्चा एक्चुअली में प्रैक्टिकल्स करेगा, वो उनको एक्सपेरिमेंट करेगा। तो हमारी स्ट्रक्चरल फ्लॉ है एजुकेशन में, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो रटने के ऊपर है, ना कि स्किल्स के ऊपर में। अगर बच्चा ने फिजिक्स साइंस से स्टूडेंट किया है, बीएससी किया है, बट उसको आता नहीं है ना, बीटेक कर रहा है कंप्यूटर साइंस से, बट वो कंप्यूटर साइंस में कितना एक्सपर्ट है ये नहीं हम बात कर रहे हैं। हाँ टॉपर है वो, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये एजुकेशन सिस्टम का ये स्ट्रक्चरल फ्लॉ है, बेसिक प्रॉब्लम ही एजुकेशन में घुसी हुई है, और वो है कि हमारा फोकस मेमोराइजेशन पे है, ना कि हमारा स्किल्स के ऊपर में है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अनमिस्टेकेबल। प्लीज इस ABLE का मतलब क्या हो गया? लायक। एबल है वो चीज, लायक है वो चीज। मिस्टेक मतलब गलती हो गया, और अन का मतलब हो गया विदाउट। अन का मतलब होता है विदाउट, तो वो चीज गलती के लायक नहीं है, मतलब वो चीज एकदम साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। ABLE का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होता है। सो अनमिस्टेकेबल है वो चीज, मतलब उस चीज में आप मिस्टेक कर ही नहीं सकते, वो चीज आपको क्लियरली साफ साफ दिखाई दे रही है, वो क्लियर है, वो एकदम विजिबल है, वो अनमिस्टेकेबल है। अगर आपसे किसी ने, मतलब सपोज कि आपका गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है, और उसने आपसे बोला कि मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, और उसने पूरा अच्छे से चॉकलेट लिखा हुआ है, ठीक है, तो आप चॉकलेट उसने मंगाया, तो फिर आप चॉकलेट ले जाना भूल गए, कहोगे ओ तुमने मुझे कब लिखा था, और उसने पूरा अच्छे से लिखा हुआ है भाई मेरे लिए चॉकलेट लेके आना, ठीक है, और तुमको दिखाई नहीं दिया, उसने पूरा हाईलाइट किया हुआ था, तो ये अनमिस्टेकेबल था, ये अनमिस्टेकेबल था। यहाँ पे गलती नहीं हो सकती थी, आपने जानबूझ के गलत किया है, ये अनमिस्टेकेबल है, ये आप जानबूझ के गलत कर रहे हो। सो वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है वो चीज़, तो वो चीज़ अनमिस्टेकेबल है, यानी समथिंग दैट इज वेरी क्लियर एंड कैन नॉट बी मिसअंडरस्टूड, डाउटेड और कन्फ्यूज्ड विद एनीथिंग एल्स। उसने क्लियर बोला है आई वॉन्ट चॉकलेट, मीन्स उसको चॉकलेट चाहिए, इसमें मिस्टेक कैसे कर दी है आपने? तो वो चीज़ एकदम क्लियरली
आपको दिख रही है उसमें गलती नहीं कर सकते, उसको मिसअंडरस्टैंड नहीं कर सकते, डाउट या कंफ्यूज नहीं हो सकते उस चीज़ को लेके। तो उसके सिनोनिम्स अगर आपसे पूछेगा अनमिस्टेकेबल के, तो सिनोनिम्स होंगे ऑब्वियस है, क्लियर है, डेफिनेट है, अनडिनाइबल है, उसमें कुछ आप डिनाई नहीं कर सकते, एकदम साफ साफ है, क्लियर आउट है वो चीज़। तो टीचर के जो लुक थे वो कैसे थे? अनमिस्टेकेबल वार्निंग लुक थे। तो टीचर ने आपको जो देखा ना वो एकदम क्लियरली वार्निंग लुक में आप उन्होंने देखा आपको, उसको आप फ्रेंडली से आप कंफ्यूज नहीं कर सकते, वो एकदम आपके एविडेंट थे, एकदम आपके डेफिनेट थे। डिजास्टर, डिजास्टर, ओके। डिज मतलब अगेंस्ट, एस्टर का मतलब होता है स्टार्स। तो ये जो वर्ड की जो ओरिजिन हुई थी ऐसे हुआ कि अगर आपके जो एस्टर्स यानी जो आपके स्टार हैं अगर वो आपके अगेंस्ट हो गए, तो हमारे तारे सितारे अगर हमारे खिलाफ हो गए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, तबाही हो जाती है, सब कुछ गड़बड़ हो जाती है। तो डिजास्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन हो गई है जहाँ पे सब कुछ गलत हो रहा है और जिसका परिणाम क्या हुआ है कि सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है, डैमेज हो गया है, सब कुछ बहुत बुरा है। तो डिजास्टर का मतलब होता है तबाही, ठीक है। और हमेशा याद रखना है डिजास्टर का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो नाउन है, ठीक है। सो डिजास्टर मीन्स एक ऐसी सिचुएशन जहां पे सब गलत हो गया है, सब डिस्ट्रॉय हो गया है, सब खराब हो गया है, ओके। अब इस वर्ड को मैस, अभी थोड़ा इसको रोक देते हैं। फेलियर, खत्म, खराब हो गई ये चीज़ें। क्लैमिटी, डैमेज हो गई, सब कुछ तबाही हो गई, डिस्ट्रक्शन हो गया। ट्रेजिडी, कैटास्ट्रॉफी। ब्लंडर का मतलब होता है मिस्टेक। तो डिजास्टर को हम मिस्टेक कि ये तो मेरे से यार क्या डिजास्टर हो गया, मतलब हम कभी कभी ऐसे एग्जैजरेट करते बोल देते हैं ना, तो वहां भी हम ब्लंडर यूज, ब्लंडर यानी मिस्टेक होती है, बिग मिस्टेक, बड़ी गलती को हम ब्लंडर कहते हैं। सो बिग ब्लंडर नहीं होता है क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही ऑलरेडी है बिग मिस्टेक। सो इसलिए हम लोग बिग ब्लंडर नहीं बोलते, ये ऑलरेडी गलत है। और हम मिस्टेक को, अपनी गलती, अगर मान लो ऐसी कोई गलती जिसकी वजह से सब तबाह हो जाए तो वो डिजास्टर ही हो गया। अब जैसे माई एग्जाम वॉज अ डिजास्टर, तो इसका मतलब वो बहुत बुरा हुआ, तो आपका एग्जाम बहुत बुरा हुआ, अब उससे तबाही आ जाएगी। मतलब मान लो आप फेल हो सकते हैं या फिर घर में आपकी पिटाई लग सकती है, तो आप कह रहे हैं मेरा जो एग्जाम था वो एक बिग डिजास्टर था, मतलब बहुत बहुत बुरा हुआ, एकदम ट्रेजेडी हो गई, मतलब मैं सब भूल गया, मेरे आंसर सारे रॉन्ग हो गए। सो इस तरीके से हमने इसका सेंटेंस मैंने ईजी वन रखा क्योंकि हमको लगता है डिजास्टर को हम हमेशा बिग, बड़े प्रॉब्लम्स में रखते हैं। आप नॉर्मल लाइफ में भी रख सकते हैं। अगर जैसे कि आपने कुकिंग करने की कोशिश की और जो आप सपोज आप केक बना रहे थे और केक पूरा जल गया, खराब हो गया, तो आप कह सकते हैं दैट वाज अ डिजास्टर, मतलब कि वो सब तबाह हो गया, सब डिस्ट्रॉय हो गया, एकदम बकवास हो गया, बर्बाद हो गया सब कुछ। तो इस सेंस में जब हम जाते हैं तो वहां हम रियल लाइफ में भी डिजास्टर वर्ड यूज कर सकते हैं। आज का मेरा दिन एकदम मतलब बकवास था, इट वॉज अ डिजास्टर डे टुडे। वाई? बिकॉज सब बहुत खराब हुआ लाइफ में, आप पूरी प्रेजेंटेशन ही खराब हो गई। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। जैसे आपका अर्थक्वेक होता है वो तो डिजास्टर ही होता है, वो तो तबाही होती है, वो तो कैलामिटी है, कैटास्ट्रॉफी है, ट्रेजेडी है वो चीज़। तो ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा। अच्छा, एक और चीज याद रखनी है, जैसे अभी मैंने आपको बोला डिजास्टर आपका नाउन है और डिजास्टर कैसा नाउन है ये भी ध्यान में रखने वाली चीजें हैं। तो ये है आपका काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन इसका मतलब जितने भी हम काउंटेबल वर्ड्स यूज करते हैं, यानी जो डिटर्मिनर्स हम काउंटेबल नाउन्स के पहले लगाते हैं, तो हम वो इसके पहले लगा सकते हैं। जब ये सिंगुलर है तो प्लूरल है तो हम आप इसको डिजास्टर्स भी बना सकते हैं या मैनी डिजास्टर बोलेंगे, यहाँ पे मच नहीं बोलेंगे, ठीक है। सम तो किसी के साथ भी आ सकता है बट सम डिजास्टर नहीं बोल के मैनी डिजास्टर आप बोल सकते हैं। अब सिंगुलर है तो आर्टिकल ए का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे लिए हेल्पफुल होती हैं, चाहे वो कम्युनिकेशन के पर्पज से हो या फिर हमारे एग्जाम के पर्पज से हो। अपनी नोटबुक में ये लिख लेना है कि डिजास्टर जो वर्ड है ये नाउन है। नाउन का कौन सा फॉर्म है? काउंटेबल नाउन है। तो इसका मतलब हम इसके साथ में आर्टिकल ए का यूज करेंगे और अगर प्लूरल फॉर्म में है तो हम इसका प्लूरल वर्जन बना सकते हैं। मच नहीं लगा के हम वहां पे मैनी लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैओस।
केओस का मतलब क्या होता है? केओस भी आपका नाउन है। केओस भी एक ऐसी सिचुएशन हुई जहां पर सब कुछ कंफ्यूजिंग हो गया है ना, कंफ्यूजिंग है, हर तरफ में अफरा तफरी मच रही है, शोर हो रहा है, सब कुछ आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, कुछ भी चीज ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। सो कंफ्यूजन, डिसऑर्डर, मैस। अब कहोगे मैम यहाँ पे भी है टर्मोइल। अब इन दोनों शब्दों को समझते हैं, डिजास्टर में और केओस में क्या कोई सिमिलैरिटी है, तो वो हमें समझना है। देखो डिजास्टर क्या है, एक सेकेंड, डिजास्टर, पहले डिस और फिर एस्टर। सो डिजास्टर आपका जैसे सपोज करो कि पूरी अफरा तफरी मची हुई है, तो पूरा शोर हो रहा है, अफरा तफरी मची हुई है, जैसे अर्थक्वेक आती है, तो अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक डिजास्टर है। अर्थक्वेक क्या है? डिजास्टर है। और अर्थक्वेक की वजह से पूरे जगह पे डिसऑर्डर हो गया है, कंफ्यूजन हो गया है, सब चीजें, जैसे कि आप जानते हैं लैंडस्लाइड हो गई है, तो लोगों के घर तबाह हो चुके हैं, कुछ लोग तो मतलब मिसिंग हो गए हैं, कुछ डेथ हो गई है, तो इसने केओस क्रिएट कर दिया है। तो अर्थ डिजास्टर क्या होता है आपका? कि वो रीजन होता है, जिसकी रीजन है, ये डिजास्टर रीजन है, और इसका रिजल्ट होता है आपका केओस। देखो आई वांट कि जब आप पढ़ें तो आप डिटेल में स्टडी करें, क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं ना। आपको कंफ्यूजन आ सकती है कि इन दोनों में, मैंने दोनों के सिनोनिम्स में मैस वर्ड डाला है, तो फिर ये दोनों सेम सेम है या इनमें कोई रिलेशन है, या ये डिजास्टर और केओस आपस में सिनोनिम्स हैं? दोनों आपस में सिनोनिम्स नहीं है, दोनों को रिलेट हैं। मतलब डिजास्टर आप क्या बोलेंगे फिर आप यहाँ पे? जो डिजास्टर होते हैं, अगर तबाही आई है तो वो जनरली क्या करता है? डिजास्टर जनरली, लिख लो अपनी नोटबुक में, कॉजेज, डिजास्टर सिंगुलर है, तो डिजास्टर जो आपकी तबाही होती है वो जनरली क्या क्रिएट करती है? आपकी केओस क्रिएट करती है। मतलब कंफ्यूजन हो जाता है, डिसऑर्डर हो जाता है, सब चीज आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं। तो डिजास्टर अगर है तो अक्सर वहां पे केओस होना नॉर्मल सी बात है। और जैसे सपोज करो, अब मैंने अभी एक अर्थक्वेक के सेंस बता दिया, एक सीरियस में बता दिया, अब मैं एक आपको इजी मैनर में बता दूं। सपोज आप किचन में खाना बना रहे, जैसे मैंने अभी आपको डिजास्टर केक वाला बोला, तो आप केक बना रहे थे, केक आपका पूरी, पहले तो आप जब केक बना रहे थे और आपका केक जल गया, तो इसका मतलब आपने उसके पहले भी जो काम किया था वो पूरा डिसऑर्डर हो गई, रसोई पूरी फैली हुई है आपकी, वो भी केओस हो चुका है। जब हम लोग खाना बनाते हैं और गेस्ट आए हुए हैं, उसके बाद में किचन क्या होती है? पूरी फैली हुई होती है, तो वो केओस है, वो डिजास्टर नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आपने केक जो बनाया और केक वो तबाह हो गया, वो खाने लायक नहीं है, तो वो डिजास्टर है। तो वो डिजास्टर जो केक था, क्या उसने केओस क्रिएट किया? हाँ क्रिएट किया। तो डिजास्टर अक्सर आपके केओस ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो डिजास्टर, अच्छा कहते हैं किचन इतनी फैली क्यों पड़ी है? क्योंकि वो केक बना रहा था। तो कारण क्या है? कारण है उसका केक बनाना, यानी डिजास्टर उसने किया है केक बना के, जिसका रिजल्ट हो गया पूरा किचन अफरा तफरी हो गई। तो डिजास्टर जनरली कॉजेस केओस, लेकिन केओस हमेशा ऐसा नहीं होता कि केओस हुआ है तो हमेशा केओस मतलब केओस इटसेल्फ डजंट कॉज डिजास्टर। मतलब अगर ऐसा नहीं है, अरे मेरा डिस पहले आ रहा नहीं आ रहा है, ए पहले आ जा रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर केओस हुआ है तो डिजास्टर होगा ही होगा। जैसे कि सपोज कि आपका टेबल है, आपका जो टेबल है उसमें पूरी बुक्स इधर उधर पड़ी हुई हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज्ड है, अनटाइडी है, अनक्लियर है, बट वो डिजास्टर नहीं है, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, वो मैशी है वो चीजें। तो ये इस तरीके से है। तो इस तरीके से डिजास्टर आपका कारण बनता है और जिसका रिजल्ट केओस होता है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? केओस होता है। तो अगर सपोज करो जैसे कि फ्लड आ गई, तो फ्लड ने तबाही कर दी, अर्थ फ्लड आ गई तो फ्लड तबाही यानी डिजास्टर है, और फ्लड की वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं वो केओस है। तो आई होप ये दोनों वर्ड आप रिलेट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये क्लैरिटी जब हमारे पास में आती है, तो जो आपके इंग्लिश सेक्शन होता है एग्जाम के ओरिएंटेड में अगर बात करूं, तो वहां पे जो क्लोज टेस्ट होते हैं वो हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। इवन सिनोनिम्स में, एंटोनिम्स में हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत
डीप हो जाती है, ठीक है। सो डिजास्टर का मतलब आपका तबाही हो गया, आपका कोई चीज जो बर्बाद हो गई, बस आप ऐसे सोचो कोई चीज बर्बाद हो गई और उस बर्बादी से जो तब आपके प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं, जो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, वो आपका chaos है। तो जैसे मैंने देखो ड्यूरिंग फेस्टिवल्स देयर इज केओस। अच्छा हाँ, केओस भी आपका नाउन है बट ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो यानी इसके पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसके पहले हम जितने भी आपके अनकाउंटेबल है तो मैनी का नहीं मच का इस्तेमाल करेंगे, या आ लॉट ऑफ, आ लॉट क्योंकि कॉमन है इसके साथ भी यूज हो सकता है इसके साथ, तो मैंने इसको ज्यादा बताया नहीं आपको। सो ड्यूरिंग फेस्टिवल्स देयर इज केओस, ना कि आ केओस ऑन द स्ट्रीट इवन देयर इज नो डिजास्टर। बात समझ में आ रही है? क्योस है मतलब फेस्टिवल्स के ड्यूरिंग आप देखते हो सब लोग इधर उधर जा रहे हैं, यहाँ वहाँ से सामान खरीद रहे हैं, आपके वेंडर्स भी बहुत सारे निकल आ गए हैं, सड़क पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, ऐसा सब कुछ हो रहा है, लेकिन कोई तबाही नहीं हुई है, कोई क्लैमिटी नहीं आई है, कोई ट्रेजेडी नहीं हुई है, केओस है। सो ऐसा नहीं है कि अगर केओस है तो इसका मतलब डिजास्टर होगा ही होगा, ऐसा नहीं है। सो जैसे माई कुकिंग वॉज अ मैस अ टोटल डिजास्टर, आप कह सकते हैं कि उसमें अब देखो, अब ऐसे सोचो कि पूरा किचन फैल गया लेकिन जो आपको एंड रिजल्ट था खाना वो मिल गया, तो वो सिर्फ केओस क्रिएट हुआ है, डिजास्टर नहीं हुआ है। लेकिन आपका खाना भी तबाह हो गया, आप खा भी नहीं पाए, वो बर्बाद हो गया, तो वो डिजास्टर है। दोनों में डिफरेंस समझ में रहे हो? तो मेरी जो कुकिंग थी वो क्या थी, एकदम मैश थी, एकदम पूरा डिजास्टर हो गया, मतलब सब बर्बाद हो गया, मैं कुछ भी नहीं खा पाया। अब आपका किचन केओस में हो सकता है ना, आफ्टर योर कुकिंग, तो ये अलग आपको समझना होगा। अब आपके जो बेंच है, जो डेस्क है, जहाँ पे आप काम करते हैं, वो मैस हो सकता है, तो यानी कि यहाँ पे ये केओस में है, ये अनटाइडी है, आपका अनक्लियर है, चीजें आपने ऐसे वैसे ही डाली हुई हैं, कोई भी प्रॉपर मैनर में आपने नहीं डाला हुआ है। सो ये मेरी तरफ से आपको बहुत अच्छे से मैंने समझाने की कोशिश की और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये समझ में आया। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिगेंट। मैं जब ये एलिगेंट वर्ड को देखती हूँ तो मुझे पता नहीं, लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर से भी लास्ट ईयर एक मीम वायरल हुआ था ना, क्या था, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। तो इसका मतलब एलिगेंट इज ऑलरेडी अ पॉजिटिव वर्ड। तो एलिगेंट हमारा एक बहुत खूबसूरत सा, जब आप किसी की तारीफ करना चाहते हैं तो आप एलिगेंट वर्ड यूज कर सकते हैं। जैसे कि वो देखो इसमें ना इतनी, इस एलिगेंट वर्ड के अंदर कितने सारे शब्द इन्वॉल्व हैं। जब कोई इंसान बहुत सुंदर दिख रहा है ना, जब कोई इंसान बहुत स्टाइलिश है, और स्टाइलिश इन अ मैनर कि वो बहुत मतलब शालीन, बहुत ग्रेसफुल है, मतलब वो ओवर नहीं लग रहा है, जितना उसने पहना हुआ है वो उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि वो चार चांद लगा रही है, वो जो ड्रेस है उसने पहनी हुई है, या उसका जो वे ऑफ टॉकिंग है, जो उसके जैसे आप मिस यूनिवर्स वगैरह देखते हैं जनरली, वो कितने एलिगेंट होते हैं, कितने ग्रेसफुली बात करते हैं, कितने स्टाइलिश भी हैं बट बहुत ग्रेसफुल हैं, जैसे चमकीला धमकीला वाला कुछ भी नहीं है, नथिंग फ्लैशी, वेरी वेरी सिंपल, वेरी ऑथेंटिक। सो ये बहुत अच्छा है। जैसे कोई ड्रेस आपने देखी, वाओ इट इज जस्ट एलिगेंट, मीन्स बहुत खूबसूरत है, स्टाइलिश भी है और क्लासी लग रही है, मतलब आपको लग रहा है कि हाँ, जैसे सोचो कि आप प्रियंका चोपड़ा को देखते हो, ऐश्वर्या को देखते हो, ऐश्वर्या की थोड़ी ड्रेस मेरे को समझ में नहीं आती है जब वो लॉरेल वगैरह के रैंप वॉक पे जाती है, अदरवाइज अब जैसे पीसी को देखो तो शी लुक्स एलिगेंट एवरी टाइम, लाइक तो मतलब एलिगेंट मतलब आप क्लासी लग रहे हो, आप बहुत एग्जैजरेट नहीं कर रहे हो ड्रेस को, बहुत चमकीली धमकीली नहीं है, बहुत ब्यूटीफुल है। तो बहुत अच्छा खासा एक शब्द है अगर आप किसी की तारीफ करना चाहें। एलिगेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, मतलब वो चीज़ वो सुंदर है, शालीन है और ज़्यादा दिखावटी नहीं है। सो नॉट टू फ्लैशी, फ्लैशी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट वर्ड, आपको पता है ये सारे एग्जाम्स में भी आते हैं, हम अपनी लाइफ में भी यूज़ करते हैं। फ्लैशी का मतलब होता है बहुत शो ऑफ करने वाला, बहुत चमकीला धमकीला, है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड जैसा है, अजीब सा है, बहुत शो ऑफ टाइप का है। शी वोर एन एलिगेंट ब्लैक ड्रेस टू द पार्टी, तो उसने कैसी ड्रेस पहनी थी, ब्लैक ड्रेस पहनी थी, और वो ड्रेस कैसी थी, बहुत एलिगेंट थी, मीन्स स्टाइलिश थी, बहुत ब्यूटीफुल थी, येट लेकिन फिर वो सिंपल थी, मतलब बहुत अच्छी लग रही थी, क्लासी लुक दे रही थी। जैसे कि आपकी जो अगर आप इंग्लिश मूवीज देखते हैं तो जो आपकी किंग एंड क्वीन वाली मूवीज होती हैं, तो जो उसमें प्रिंसेस होती है उनकी ड्रेस क्या मस्त लगती हैं, तो वो एलिगेंट ड्रेस होती है ना, जिनके इंग्लिश कलर जिनको बोलते हैं, आई लाइक दोज कलर्स। सो एलिगेंट, अब एलिगेंट देखो, एलिगेंट क्या है, आपका एडजेक्टिव है,
अब यहाँ पे एन हमने लगाया है, तो ये एन किसके लिए आया है? इस ड्रेस के लिए आया है, राइट। बट एलिगेंट, क्योंकि ये साउंड किसका लेता है? आपका वोवल साउंड है, इसीलिए हम एन एलिगेंट, क्योंकि आपके जो आर्टिकल्स होते हैं वो अपने नियर बाई शब्द का साउंड लेते हैं। यहाँ पे इसका नियर बाई ये एलिगेंट है, तो इसलिए हमने एन लगाया, एन एलिगेंट ड्रेस, ठीक है, एलिगेंट। और ये ब्लैक भी आपका एडजेक्टिव ही है, और हमारा ये आर्टिकल आया ड्रेस के लिए है, बट साउंड किसका ले रहा है? एलिगेंट का। क्योंकि अभी मैं सीपीओ के एग्जाम्स एरर डिडक्शन सॉल्व करवा रही हूँ दूसरे वाले चैनल पे, और उसमें मतलब 42 समथिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन सिर्फ एरर डिडक्शन में ये वॉवल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड को लेके ही है। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे शी मतलब अगर लाइक मैंने कहा शी लुक्स एलिगेंट, शी लुक्स एलिगेंट हम बोलेंगे, फिर एन एलिगेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि आर्टिकल हमेशा नाउन के लिए आते हैं, ना कि एडजेक्टिव के लिए। और यहाँ पे हमने कोई एडजेक्टिव नाउन नहीं डाला है, तो फिर हम सिंपल बोलेंगे शी लुक्स एलिगेंट, ठीक है, फिर एडजेक्टिव लगाने की ज़रूरत नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सरकास्टिकली। सरकास्टिकली ALY लग गया है, तो ये आपका एडवर्ब है। एडवर्ब को लेके भी एग्जाम्स में एरर आते हैं, तो आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब है, ठीक है। सो ये एडवर्ब है। और अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, सरकास्टिकली का आंसर कैसे, जैसे कि यहाँ पे देखो, अच्छा पहले मैं मीनिंग समझाती हूँ। सरकास्टिक का मतलब होता है जब आप किसी को तंज कसते हैं, मतलब जब आप उसको कटाक्ष, जैसे आप लग तो ऐसे रहा है जैसे टू स्पीक इन अ वे दैट सीम्स पोलाइट, मतलब सीम्स मतलब प्रतीत हो रही है कि आप बहुत अच्छे से पोलाइटली आप बोल रहे हैं, फनी मैनर में बोल रहे हैं, लेकिन जो रियल उस शब्द का मीनिंग है वो है आप उसको मॉक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं, आप उसको परेशान कर रहे हैं, या उसकी इनडायरेक्टली आप इंसल्ट कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है। अगर आपका इन फ्रेंडली मैनर टीज हो जाता है, किसी को मॉक करना होता है इरिटेट करने वाले सेंस में, है ना, या आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं सरकास्टिकली। तो जैसे कि खाना तो वाकई में तुम्हारा बहुत टेस्टी था, बस मुझे अपने दांतों को थोड़ा दिखाना पड़ जाएगा, मतलब इतना। जैसे कि मैं अपना एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। जब मैंने फर्स्ट टाइम खाना बनाया था, तो मेरे मदर मतलब जैसे जनरल लड़कियों के साथ होता है, मम्मी घर पे थी नहीं, तो पापा मैंने पता नहीं कौन सब्जी बनाई थी, कौन सी थी सब्जी, क्या बोलते हैं वो, तुरई की सब्जी मैंने बनाई थी। तो मैंने चेक वैक नहीं किया कि नमक वमक ठीक है कि नहीं है, मैंने डायरेक्ट पापा को दे दिया। तो उन्होंने खा के वो बोल रहे सब्जी बहुत टेस्टी है बेटा, लेकिन बस थोड़ा नमक ज़्यादा है। तो अब मुझे समझ नहीं आया कि सब्जी टेस्ट, और उन्होंने खाई भी नहीं, मतलब वो वैसे वो बहुत अच्छे हैं, तो ऐसे ही थोड़ा टच करके खा लिया। बट लास्ट में किचन में प्लेट रखने आई तो कह रहे थे कि सब्जी बहुत टेस्टी है बेटा, लेकिन थोड़ा नमक ज़्यादा। मैंने देखा उनकी पूरी कटोरी ऐसे ही है। तो तभी मैंने एक बार पराठे बनाए थे, तो कह रहे तू खाना बहुत अच्छा बनाती है, बस तेरे पराठे पापड़ लग रहे थे। तो ये मेरी तारीफ थी कि ये क्या था, तो ये सरकास्टिक था, मतलब ये उन्होंने मुझे परेशान करते हुए बोला, डायरेक्टली नहीं बोला कि तेरे पापड़ रोटी नहीं तेरा पापड़ लग रहा है, ये बोलने की बजाय वो ये इस टाइप के जो बातें होती है ये सरकास्टिक होती हैं, कि आपको डायरेक्टली हमें लग रहा है कि तेरा खाना बहुत टेस्टी था, लेकिन बस थोड़ा नमक ज़्यादा था। तो मतलब वो टेस्टी कैसे हो गया? फिर अच्छा खाना बनाते, तूने अच्छे पराठे बनाए थे, बस थोड़े पापड़ थे। तो ये कैसा हो गया? टीज करने वाली बात हो गई ना। अब ऑब्वियसली वो मुझे मॉक नहीं, चिढ़ा नहीं रहे थे, वो मुझे इरिटेट थोड़ी कर रहे थे, वो टीज कर रहे थे वो, है ना। तो जैसे टॉन्ट देना होता है, तंज कस करना होता है, मॉकिंगली हो गया। आयरॉनिकली का मतलब यही होता है कि आप बोल कुछ और रहे हैं, बट इन रियल आपका मीनिंग कुछ और है। जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति है जो लेट आया, सपोज आपका मिलने का टाइम 8 बजे था और वो व्यक्ति 10 बजे आ रहा है, तो आप कह रहे हैं वाओ वाओ, हाँ ग्रेट टाइमिंग, वाओ सच अ ग्रेट टाइमिंग। तो ये सरकास्टिक हुआ कि आप सच में उससे खुश हैं, नहीं वो लग रहा है वाओ व्हाट अ ग्रेट टाइमिंग। तो अगर शब्द देखें तो अच्छे हैं, बट इन रियल में वो शब्द वो नहीं है ना, जो वो मीनिंग वो नहीं दे रहे हैं, वो टीज करने का मीनिंग दे रहे हैं। तो ये समझ में आया। अब वो सरकास्टिकली कैसे, उसने कैसे बोला, कैसे का आंसर दे रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ मैनर भी होते हैं। इसीलिए इनको अगर मैं प्रॉपर बताऊं, एडवर्ब ऑफ मैनर होते हैं जो आंसर करते हैं हाउ का। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। और
देखो इससे क्या है ना कि हमारी जो इंग्लिश है वो वाकई में अच्छे से इम्प्रूव होने लग जाएगी, ठीक है। एग्जॉशन, एग्जॉशन में जब भी आपको अपने किसी भी शब्द के पीछे TION लगा हुआ दिखाई दे तो इसका मतलब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। तो एग्जॉशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हो गया, नाउन हो गया। एग्जॉट, आप क्या होते हो जब आप एग्जॉशन में हो, इसका मतलब आप बहुत बुरी तरह से थक गए हैं। द स्टेट ऑफ बीइंग एक्सट्रीमली टायर्ड, तो जब आप बहुत ज्यादा थक जाते हैं तब आप एग्जॉशन मीन्स आई एम एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड जो है TED हो गया, तो ये एडजेक्टिव है कि मैं थक गया हूं, आई एम टायर्ड, ठीक है। सो एग्जॉशन मीन्स टायर्डनेस, हमने इसका नाउन फॉर्म बना दिया। वियरीनेस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये आपके एग्जाम्स में आता है, वियरी, WEARY, तो इसका मतलब यू आर टायर्ड एडजेक्टिव के रूप में। वियरीनेस हो गया टायर्डनेस। बर्न आउट, एकदम थक चुके हैं आप। फटीग, एकदम बहुत बुरी तरीके से आप थक गए हैं, अब बॉडी में बिल्कुल भी एनर्जी नहीं बची है काम करने के लिए, बहुत ज़्यादा थक जाना। सो अब जैसे स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस एग्जॉशन ड्यूरिंग एग्जाम सीजन बिकॉज ऑफ लॉन्ग स्टडी आवर्स, तो आप मेंटली एग्जॉस्ट हो सकते हैं, आप फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आप फिजिकली एग्जॉस्ट हो सकते हैं, राइट। तो एग्जॉशन का मतलब क्या हुआ, थक जाना। जैसे कि अब सपोज करो कि मैं टीचर हूँ तो मेरा पूरा टाइम पढ़ाने में ही जाता है। मींस जैसे अभी आपके लिए क्लास लेके आए हैं तो उससे पहले इसको सिलेक्शन किया, फिर ये पूरा लिखा, वोकैबुलरी, मीनिंग, सेंटेंसेस। अब आप ये, मैंने डेफिनेटली फिजिकली कोई एक्टिविटी नहीं की, बट मेंटली हम बहुत टायर्ड हो जाते हैं ना, एक एक चीज को करते रहते हैं, तो वो मेंटली एग्जॉशन हो गया। अगर आप फिजिकली वर्क कर रहे हैं तब भी हम थक गए हैं तो वो फिजिकली एग्जॉशन हो गया। कभी कभी एक्सट्रीम हो जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि अब तो आंख ही नहीं खुल रही है। सो एग्जॉस्ट हो जाना मीन्स एकदम थक जाना। तो एग्जॉशन मीन्स उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, एग्जॉशन कहते हैं। एग्जॉस्ट का मतलब है एकदम टायर्ड, आप बहुत ज्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। और TION लगा दिया तो नाउन फॉर्म बना दिया, क्योंकि जैसे मैंने बोला TION है, NESS है और MENT है, आपका ANCE है, ENCE है, आपका SHIP है, आपका ITY है, ये सब आपके नाउन सफिक्स है, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो आपको एग्जाम्स वगैरह में देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा कंप्लेसेंट। कंप्लेसेंट का मतलब होता है जब आप अपनी चीजों को लेके एक्सट्रीमली खुश हो चुके हैं, आपको लगता है कि आपने अपनी लाइफ में मस्त अचीव कर लिया है, अब आप अपने आप को लेके बहुत सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। एक तो होता है पॉजिटिव मैनर में, बट ये थोड़ा नेगेटिव है। अब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं चीजों को लेके, एक्सट्रीमली कंफर्टेबल हो गए हैं चीजों को लेके। सो यू आर फीलिंग सो सेटिस्फाइड विद योर ओन एबिलिटीज और सिचुएशन दैट यू फील यू डू नॉट नीड टू ट्राई एनी हार्डर। अब सपोज कि कोई स्टूडेंट है जो पढ़ाई कर रहा है, अब उसके अंदर ऐसी फीलिंग आ रही, अरे इंग्लिश तो मेरे लिए केक वॉक है, मुझे क्या पढ़ने की दिक्कत है, मुझे तो सब आता है। लेकिन एग्जाम में जब वो पेपर देने गए उन्होंने कोई मॉक ही नहीं लगाया तो उनको इतनी दिक्कत आई। तो वो क्योंकि ऐसा क्यों हुआ उनके साथ में, क्योंकि वो एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे अपने आप को लेके। तो कॉन्फिडेंट होना अच्छी बात है, बट ओवर कॉन्फिडेंट हमें कभी भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत आता है, फिर भी आपको पढ़ते रहना है, क्योंकि कभी भी कंप्लीट तो हो ही नहीं सकता। सो कंप्लेसेंट का मतलब है जब आप एक्सट्रीमली अपने आप में सेटिस्फाइड है, अपनी क्वालिटीज को लेके, अपनी एबिलिटीज को लेके, अरे मेरे से अच्छा कोई हो नहीं सकता, मुझे तो बहुत आता है, मैंने बहुत अचीव कर लिया। अब जिसके चक्कर में आपको घमंड आ गया है, कॉम्प्लेसेंट का मतलब घमंड को हम बोलेंगे। सेल्फ सेटिस्फाइड वैसे मत सोचना कि संतुष्टि ना, ये घमंड के सेंस में आपको अपनी क्वालिटीज के ऊपर, अपनी एबिलिटीज के आपको ऊपर आपको एक्सट्रीमली प्राउड फील कर रहे हैं, आप एक्सट्रीमली ओवर कॉन्फिडेंट हैं, तो अब हम आपको कंप्लेसेंट कहेंगे। सो सेल्फ सेटिस्फाइड हो चुके हो आप, केयरलेस हो आप, स्मग हो, ओवर कॉन्फिडेंट हो। तो अगर स्टूडेंट्स अक्सर क्या हो जाते हैं, कंप्लेसेंट हो जाते हैं जब उनको कुछ सक्सेसेस मिल जाती हैं और फिर उसके बाद में वो एफर्ट डालना बंद कर देते हैं। मैंने वही बोला, आपने इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया तो फिर अब आप इंग्लिश में सोचोगे अरे इंग्लिश क्या है, इंग्लिश तो आता ही है।
और मैंने बहुत देखा है जो बच्चे ऑफलाइन क्लासेस की मैं बात कर रही हूँ, बच्चे जब आते हैं प्रिपरेशन के लिए तो वो कहते हैं अरे मैम मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता, इंग्लिश तो मेरी अच्छी ही है, बचपन से तो पढ़ते ही आ रहा है इंग्लिश। बट जब हम एग्ज़ाम देखते हैं, पेपर सॉल्व करने लगते हैं, अगर कोई बच्चा 10वीं में है, 12वीं में है और वो पूछेगा मैम बैंक के पेपर में क्या-क्या आता है? मैम एसएससी का सिलेबस क्या है ज़रा बता दोगे एक बार? अब उस 10th वाले बच्चे को बोला बेटा ये सिलेबस है, वोकैब्युलरी आती है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स पूछे जाते हैं, स्पेलिंग पूछी जाती है, ग्रामर आती है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। अब वो सब चीज़ें तो वो भी कर रहा होता है, ऐसी तो कोई बड़ी बात है नहीं, सच में देखा जाए तो उनका भी सिलेबस वही होता है। वो सोचता है अरे इंग्लिश आती है मैम, मैम मैथ्स कहाँ तक आती है? तो मैंने कहा बैंक की मैथ्स जो है वो 10th क्लास तक ही आती है, उसमें तो एडवांस भी नहीं आता, और जो एसएससी की मैथ्स है उसमें एडवांस मैथ्स होता है, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह। अरे मैम ये तो मैं भी पढ़ रहा हूँ, जीके जीएस भी आती है। हाँ बेटा आती तो है, रीजनिंग तो बहुत आसान है मैम। उसको लगेगा अरे मैम ये पेपर तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा। अब वो हवा हवा में आया तो उसको अपने ऊपर में फिर उसने एक दो कोई मान लो क्वेश्चन उठाया होगा, अरे मैम देखो मुझे तो आता ही है, तो वो एक्सट्रीमली फिर प्राउड फील कर गया अगर 2-4 उसके आंसर सही निकलने लग गए तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको कॉन्फिडेंट होना है, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। सेल्फ सेटिस्फाइड एक्सट्रीम लेवल पे मत पहुंच जाओ कि फिर आप अपनी चीजों के ऊपर में ध्यान ही ना दो। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? फसाड। फसाड का मतलब होता है दिखावा, मतलब आपका बाहरी रूप से आप कुछ और दिखा रहे हैं और इन रियल में कुछ और हैं, तो आपने एक मुखौटा पहना हुआ है, दिखावा कर रहे हैं। तो जनरली जो लोग होते हैं वो पब्लिक में कुछ और पेश आते हैं, मतलब जब वो बाहर होते हैं तो वो कुछ और ही उनकी अपनी पर्सनालिटी होती है और उनकी रियल पर्सनालिटी घर पे हमें दिखाई देती है। तो जो कह सकते हैं जो एक इनोसेंट चेहरा था जो उसका था वो एक फसाड था, मतलब वो सिर्फ एक मास्क उसने पहना हुआ था, इन रियल में तो वो कुछ और ही है, वो बहुत कनिंग है। सो फसाड मीन्स अ फेक आउटर अपीयरेंस दैट हाइड्स द ट्रुथ। तो फसाड क्या हुआ? फेक आउटर अपीयरेंस, मतलब बाहर से कोई व्यक्ति है जो ऐसा अपीयर करता है कि ओ आई एम सो चिल आउट, आई एम सो हैप्पी, आई नेवर गेट एंग्री एंड दिस एंड दैट, घर जाके देखो तो यही इंसान तूफान मचा रहा है। तो वो जो उसका इनोसेंट हैप्पी वाला फेस था ना, वो फसाड था, वो एक दिखावा था, वो एक झूठ था वो। सो डिसगाइज मतलब चीज़ों को हाइड कर रहा है, मास्क पहना हुआ है, दिखावा है, वो प्रिटेंस है। आउटवर्ड शो है, बाहर से बस दिखा रहा है, आउटवर्ड शो है वो उसका, फॉल्स फ्रंट है, सामने से कुछ और ही दिख रहा है लेकिन इन रियलिटी वो कुछ और ही है। और ये देखो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है जब फसाड मेरे दिमाग में आता है। तो सोशल मीडिया जो है अक्सर क्या क्रिएट करती है, एक फसाड क्रिएट करती है परफेक्ट लाइफ का। आप अगर देखेंगे जो कपल अगर देखोगे तो आपको देखेगा वाओ दे आर सो हैप्पी, दे आर सो मच इन लव विद ईच अदर एंड व्हाट नॉट, और फिर इन रियलिटी कुछ आपको पता चलता है कि भैया यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है। तो सोशल मीडिया पे मैंने एक इमेज देखी थी, मुझे याद आ रही है अभी जस्ट वही, कि एक एप्पल है बहुत ब्यूटीफुल है और इसके आगे मिरर रखा हुआ है। सो मिरर में आपको ब्यूटीफुल साइड दिखाई दे रही है लेकिन जो उसका सेकंड हाफ साइड है वो पूरा कटा हुआ है और वो डिस्टॉर्टेड है। तो लेकिन हमें तो मिरर में यही दिखाई दे रहा है ना, जो क्लीन की अपीयरेंस है, दिस इज योर फसाड, दिस इज नॉट रियलिटी। एंड फसाड हमें हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो आपको ध्यान रखना है आप ऐसी चीज़ों में ना उलझें, आप ऐसे किसी भी क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर का ज़माना चल रहा है, राइट, इन्फ्लुएंसर, आई एम इन्फ्लुएंसर, सो इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा हैं भैया। तो आप इतनी जल्दी किसी से इन्फ्लुएंस मत हो जाना, क्योंकि जो उनकी लाइफ आप देख रहे हैं वो ऑफ कैमरा कुछ और है, ऑन कैमरा कुछ और है। सो दैट इज जस्ट अ फसाड, ओके, इट्स नॉट रियलिटी। सो प्लीज़ आप वो सोच के कि अरे इतना सब आसान है, मैं ये कर दूँ, मैं ये कर दूँ, मैं फटाफट से पैसे आ जाएंगे, हम पढ़ना लिखना छोड़ दे रहे हैं, तो ये सब का ध्यान रखना है। दिस सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आपको दिखाई देती हैं वो सिर्फ एक मुखौटा है, वो सिर्फ एक प्रिटेंस है, वो एक आउटवर्ड शो है, इन रियलिटी कुछ और ही है। और फसाड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ऑटोनॉमी, और ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ और नॉमी का मतलब होता है रूल। तो ऑटोनॉमी का मतलब हो जाएगा जब आप सेल्फ रूल कर रहे हैं, मीन्स आप के पास में अधिकार है अपने खुद के डिसीजन लेने का, आप इंडिपेंडेंट है। जैसे कि ये मैं लिटरली बताऊं, मेरे को कभी भी ऐसा होता ही नहीं है कि मैं कहीं और टीचिंग का ट्राई करूं,
चाहे कुछ भी हो रहा हो, पता नहीं क्यों, बट आई वॉन्ट माई ओन फ्रीडम। आई डोंट वॉन्ट कि मुझे कोई बार बार इंटरप्ट करे। ऑलरेडी मैंने बहुत पढ़ा लिया दूसरों के यहाँ पे। नाउ आई डोंट वॉन्ट कि मुझे कोई डिस्टर्ब करे, मुझे कोई ये बोले कि नहीं आप बहुत टाइम लेके पढ़ाती हैं, या आपको ये करना चाहिए वो करना चाहिए। आई नो वेरी वेल कि टीचिंग में मुझे क्या क्या चीज़ें इम्प्रूव करनी है, मुझे क्या डालना है, क्या हटाना है, क्या चीज़ है जो टाइम टेकिंग है, बट डेफिनेटली वो मेरे बच्चों के लिए हेल्पफुल है। और मेरी पीडीएफ कहाँ चली गई रे बाबा, 1 सेकंड का टाइम दो मुझे। हाँ, सो आई नो वेरी वेल, तो मुझे सेल्फ रूल करना है। आई वॉन्ट माई ऑटोनमी। आई डोंट वॉन्ट एनी वन टू डिक्टेट मी और टू गाइड मी व्हाट टू डू। गाइडेंस इज अ डिफरेंट थिंग, बट आई वॉन्ट माई ओन इंडिपेंडेंस. So the freedom that you have to make your own decision without being controlled by others. तो आपके पास अपना खुद का डिसीजन होना, आप बना पा रहे हैं, आप अपने नियम खुद बना पा रहे हैं, आप अपने डिसिप्लिन खुद सेट कर पा रहे हैं, अपना टारगेट आप खुद सेट कर रहे हैं। दैट मीन्स यू आर इंडिपेंडेंट। तो आपके पास में इंडिपेंडेंस है, आपके पास फ्रीडम है, सेल्फ गवर्नेंस है। गवर्नेंस का हमने पढ़ा था ना, रूल, अथॉरिटी, आप उसको मैनेज करना है। तो आप सेल्फ रूल कर रहे हैं, आप खुद से रूल कर रहे हैं, आप फ्री हैं, लिबर्टी है आपके पास में। सो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो चाहते हैं कि वो फ्री हो अपने खुद के डिसीजंस लेने के लिए काम पे। तो ऐसा होता है, ये कहाँ ऑटोनॉमी, कंपनी में आपको अपना सेल्फ डिसीजन आप ले ही नहीं सकते, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, टीचिंग भी हो, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप कंप्लीटली फ्री हैं। आपको लग रहा है कि बच्चों के बेटरमेंट के लिए ये डिसीजन लेना चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं, उसको लेने में ही 1 साल का महीना टाइम बीत जाएगा, विच आई डोंट प्रेफर. So I want myself independence. I don't want, I can't compromise it. So autonomy means when you are free, you are self. ऑटो, ऐसे सोचो कि जो ऑटो, आपके ऑटोमोबाइल सेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, ऑटोमेटिक गाड़ियां होती हैं, वो क्या होती हैं, सेल्फ चल रही होती हैं। तो ऑटोनॉमी का मतलब भी हो गया सेल्फ रूल, आप अपना नियम खुद बना रहे हैं. स्टॉप गैप का मतलब होता है एक टेम्पररी सॉल्यूशन, मतलब एक परमानेंट सॉल्यूशन आपको नहीं मिला तो अभी आपने टेम्पररी से ही काम चला दिया. जैसे कि मुझे अभी याद आ रहा है कि जब बाढ़ आई थी तो टेम्पररी सॉल्यूशन के लिए वो बना दिए थे ना, टेंट वगैरह बना दिए थे, वहां पे लोगों को रुकवा दिया गया था, तो वो स्टॉप गैप सॉल्यूशन था, वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था. स्टॉप गैप इज योर एडजेक्टिव एज वेल एज योर नाउन. जैसे मैंने बोला स्टॉप गैप सॉल्यूशन मीन्स वो टेम्पररी सॉल्यूशन था, ठीक है. तो जैसे अब देखो यहाँ पे एक वर्ड दिखाई दे रहा है इंटरीम, ये आपने गवर्नमेंट वगैरह के लिए बहुत सुना होगा. जैसे अभी बांग्लादेश फिर से हाईलाइट हो गया था जब उन्होंने, जो शेख हसीना है, उनको लाइफ टाइम नहीं, डेथ सेंटेंस उन्होंने उनको सुनाया था. तो इंटरीम गवर्नमेंट है अभी भी वहाँ पे परमानेंट गवर्नमेंट नहीं आई है. तो इंटरीम गवर्नमेंट कौन होती है, जो एक्टिंग है, मतलब अभी जो टेम्पररी है वो परमानेंट नहीं है, उसको लोगों के द्वारा नहीं चुना गया है, ठीक है. तो जैसे कि अगर मान लो कोई कंपनी है तो उसके बॉस हैं, मान लो सीईओ हैं, वो चले गए हैं, अभी परमानेंट सीईओ को हायर नहीं किया गया है, तो इस बीच में अब कोई तो है भाई, मैनेजमेंट को तो हमें बनाए रखना है, तो हमने एक इंटरीम सीईओ लगा दिया है. तो मतलब ये एक्टिंग सीईओ है, ये परमानेंट सीईओ नहीं है. तो टेम्पररी सब्स्टिट्यूट हमने फिट कर दिया है वहाँ पे, जब तक हमें एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है. सो प्रोविजनल है, जैसे आप देखते हो कि आपकी जो जॉब होती है उसका 1 साल प्रोविजनल पीरियड होता है, मतलब अभी आप टेम्पररी हैं और फिर उसके बाद आप परमानेंट हो जाएंगे. अभी सब्स्टिट्यूट है वो चीज़, है ना, शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस हैं वो. और सॉल्यूशन में मेजर वर्ड भी होता है, तो मेजर का मतलब भी सॉल्यूशन ही होता है. सो वी हायर्ड अ पार्ट टाइम असिस्टेंट एज अ स्टॉप गैप. अब देखो यहाँ पे स्टॉप गैप नाउन की तरह यूज हुआ है, अंटिल वी फाउंड अ फुल टाइम एम्प्लॉय. तो अभी हमने एक पार्ट टाइम असिस्टेंट हायर कर लिया है ताकि जो शॉर्ट टर्म के लिए जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल कर दें, जब तक हमें फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं मिल जाता है. तो एम्प्लॉय की जो स्पेलिंग है वो आपको लर्न करनी है. तो एम्प्लॉय की स्पेलिंग में जो वर्ड है एम्प्लॉय इज योर वर्ब. इसका मतलब होता है किसी को जॉब देना, मीन्स उसको हायर करना, टू हायर समवन, टू गिव जॉब टू समबडी. और इसी में डबल ई लगा देंगे तो एम्प्लॉय मीन्स अ पर्सन बन जाएगा. तो एक पर्सन है जिसको हम जॉब दे रहे हैं, तो वो हमारा एम्प्लॉय हो गया, ठीक है.